हेलो, आ रही है? हाँ, तो 3 बार एनडीए का पेपर दिया, 1 बार भी नहीं निकला इनिशियली। तो ऐसा नहीं है कि लाइक अरे स्टार्टिंग में फेलियर मिल गए तो छोड़ो अब, ठीक है। सो बेसिकली आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अन अकेडमी फ्रॉम नवंबर 2019। वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू करी थी। तो 3rd ईयर तक मैं बोलूँ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्या करना है लाइफ में, क्योंकि पापा मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं गेट का एग्ज़ाम दूँ। सिंस आई एम बीटेक ग्रेजुएट, तो उनका ये था कि गेट का एग्ज़ाम निकालो या फॉर दैट मैटर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दूँ, उसके बाद कोई भी पीएसयू वगैरह ज्वाइन कर लूँ। बट पढ़ाई लिखाई उतनी मेरे से होने वाली नहीं थी टेक्निकल वाली, तो आई थॉट कि डिफेंस फोर्सेस की तरफ जाए, सिंस आई हैव ऑलरेडी गिवन माई एनडीए एग्ज़ाम। तो बाय फ्लूक या बाय लकी समझूंगा मैं कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में अन अकेडमी ही देखी एंड मेरे को स्टार्टिंग में सर भी मिल गए, तो आई वॉज लकी इनफ कि इनका पहला कोर्स तब चालू हुआ था एसएसबी सागा वाला, तो मैंने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। एंड आफ्टर दैट आई गेव माई फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन फॉर एफकैट, तो वो हो गया था क्लियर, क्योंकि मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो एफकैट तो पता है रिलेटिवली काफ़ी ईजी एग्जाम है, वो तो निकल ही जाएगा ईजिली। एफकैट का एग्जाम दिया, वो रिटर्न हो गया। लेकिन मेरी पहली एसएसबी जो आई थी वो थी एसएससी टेक 56, दैट वाज इन February 2021 लास्ट ईयर। उससे पहले मैंने अपना सीडीएस का भी एग्जाम दिया था, बट वो निकला नहीं था। रीज़न वॉज मैं सिर्फ नोट्स ही बना रहा था अन अकेडमी से, बस नोट्स बनाते बनाते कभी रिवाइज नहीं करे उनको, क्योंकि 6-8 महीने का टाइम था वो लॉकडाउन पीरियड वाला। तो वो फ्रस्ट्रेटिंग भी था सबके लिए, क्योंकि नोट्स बनाना एंड लाइक फिर कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन क्लासेस देखना, तब तो वो सबके लिए न्यू मोड था एकदम से, जब एकदम से ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए थे सब लोग। तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ मेरा तो सीडीएस का, तो ऑलरेडी दिमाग में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी लेकर। बट अब जब मुझे पता था कि मेरी एसएसबी आ गई है एंड वो लाइक सडनली है एसएसबी, 1 महीने का टाइम देते हैं वो लोग, उस टाइम में डेट सिलेक्शन का लिंक आती है। तो एसएससी टेक 56 की मेरी नोटिफिकेशन आई, सॉरी डेट सिलेक्शन लिंक आई, तो मुझे पता चला नेक्स्ट मंथ ही है। उस टाइम आई वॉज 92 kgs, तो अभी आई एम 72, तो उस टाइम आई वॉज 92 kgs। तो मुझे ये था कि यार एसएसबी में इतना ओवरवेट लेकर जाऊंगा तो वो भी सही नहीं है, वहाँ पे परफॉर्मेंस में इश्यूज आएंगे। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई रिटन एग्जामिनेशन, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एसएसबी ऑल्सो, एंड उस बीच में 1 महीने में मुझे पता था मुझे अपना कम से कम 15 किलो वजन भी कम करना है। सो साइड बाय साइड आई वॉज एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, डाइट पे भी ध्यान देना, रिटन के लिए भी प्रिपेयर करना, क्योंकि सीडीएस का एग्जाम फिर से आने वाला था दोबारा से। एक दिन मतलब एसएसबी जाने से 1 दिन पहले ही था मेरे सीडीएस एग्जाम। फिर मैं गया अपनी एसएसबी। इससे ये मैनेज कैसे करता था प्रोग्राम? हाँ, मैनेजिंग की बात जब आई तो दिन कैसे जाता था तेरा? एग्जैक्टली मतलब सुबह उठने से, मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं कि लाइक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ कि 6 महीना लगातार लग के मैंने बस, अगर मैं ऐसे आके बोलूँ ना डेडिकेटेडली यहाँ पे आके कि मैंने दिन रात एक कर दी थी, बहुत पढ़ाई करी मैंने, एंड बहुत झूठ है वो बात, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये बात है, बस रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी, एटलीस्ट गिव सम आवर्स डेडिकेटेडली कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं मैं बोल रहा यार, कुछ लोग आके ये भी एग्जांपल देंगे तुमको कि लाइक हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तुम आर्म फोर्सेस के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर नींद भी लेनी पड़ेगी। एंड लाइक अब जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, मैंने 15 kgs भी कम करा वो 1 महीने के अंदर अंदर, तो मुझे पता है वो फिजिकल स्ट्रेस भी आ रहा था मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे डेली सुबह भागने जाना है, खाना लिमिटेड ही खाना है, क्योंकि एक तो होता है ना खाने से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, चलो पेट भरा हुआ है, बट थोड़ा भूखा भी रहना पड़ता था। तो वही चीज़ है, सब चीज़ें साइड बाय साइड मैनेज करनी पड़ती थी। टफ था, इम्पॉसिबल नहीं था, टफ था बस। और तो क्या बताऊँ सर रूटीन। दिन कैसे चलता था तेरा? दिन तो लाइक मॉर्निंग वही 8 से 9 के बीच में उठना था मेरे को। देन सुबह का मेरा पढ़ाई का सेशन रहता था 2 से 3 घंटा, फिर वही अपना डाइट पे ध्यान देना। उसके बाद मैं छत पे चला जाता था एक्सरसाइज करने के लिए, पूरा वही लंजेस, सिटअप्स, पुशअप्स वगैरह जो मार सकता था मारे, क्योंकि रैपिडली वेट घटाना था मेरे को। मतलब 15 kgs कम तो होता नहीं यार घटाने के लिए, काफ़ी जल्दी वेट घटाना पड़ा। एंड लाइक फिर वही शाम का पढ़ाई का सेशन। हाँ, ये बोलूँगा लास्ट के 1 महीना मुझे बहुत ही लग के तैयारी करनी पड़ी थी, तो उसके लिए मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, लाइक खेलने वगैरह जाना। वरना यूजुअली मेरे रूटीन में था कि शाम के टाइम में बैडमिंटन नहीं तो फुटबॉल वगैरह खेलने चला जाता हूँ, थोड़ा हुआ है रूटीन बना रहता है। थिंग इज, घर में मत बैठो यार पूरा कंप्लीटली, थोड़ा बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बातें करना। एंड ये चीज़ मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो पता चलेगी अभी आगे। तो फिर आई वेंट फॉर माई एसएसबी। एक तो जब तुम टेक एंट्रीज में जाओगे तो एक चीज़ तुम्हें घुसने से पहले ही रियलाइज़ हो जाएगी कि भाई कंपटीशन बहुत है,
क्योंकि वहाँ पर आते हैं मिनिमम 250 से 300 बच्चे। ये इसी टेक है ना? SSC टेक, दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री। SSC टेक में गया मैं, तो मेरा पहला गोल जो था वो था कि मैं स्क्रीन इन हो जाऊँ, पहली एंट्री में जा रहा हूँ क्योंकि। तो लकीली आई गॉट स्क्रीन इन। 237 लोग आए थे रिपोर्टिंग में एंड 22 स्क्रीन इन लिए थे उन लोगों ने। तो रेशियो तो देख सकते हो आप लोग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक यही रेशियो रहेगा स्क्रीनिंग का, बट लगभग इतने ही करीब करीब होंगे। एंड जब मैं अपना SSB दे रहा था तो मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत फ्लॉलेस जा रहा था या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था मैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल फ्रॉम माय फर्स्ट SSB। सबको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में वो पता है क्या बोलते हैं उसको, बर्मा ब्रिज। एक नीचे रोप रहती है, एक ऊपर रोप रहती है। सो वी हैव टू क्लाइंब फ्रॉम वन साइड देन गेट ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर वाली रस्सी को पकड़ के पार करना होता है। तो जब हमारे GTO सर हमको बता रहे थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में, मैं एक्चुअल में पता नहीं सुन रहा था उनकी, मैं ऐसे ही घूम रहा था जब वो दिखा रहे थे। तो जब उन्होंने बताया मैंने सुना नहीं वो पार कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग वाज जब उनके जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं व्हेन दे शाउट नेक्स्ट, तो वहाँ पे जाके खड़े हो जाना होता है एंड व्हेन दे ब्लो देयर विसल तब हमें चालू करना होता है। तो उन्होंने चिल्लाया नेक्स्ट, मेरा शायद चौथा या पाँचवा नंबर था अपने ग्रुप में। उन्होंने चिल्लाया नेक्स्ट, मैं भाग के जाके मैंने पहले तो स्टार्ट ही कर दिया वो, मैंने 30 सेकंड का वेट नहीं करा। फर्स्ट मिस्टेक वाज दैट। सेकंड वाज जब मैं अपने 6th ऑब्स्टिकल पे था, 6th एंड माय लास्ट ऑब्स्टिकल उस टाइम का। तो जब मैं उस पर था बर्मा ब्रिज पे, तो मैं चढ़ा एक साइड से, मैंने नीचे वाली रस्सी जो होती है जिस पे पैर रखते हैं, मैंने उसी को अपने हाथों से पकड़ा एंड मैं लटक के पार करने लगा। तो मैं बीच में ही था एंड तब सर ने विसिल मार दी। उन्होंने ये भी बताया था कि जब मैं विसिल मारूँ और तुम किसी ऑब्स्टिकल पे तो उसे पूरा ज़रूर करना। तो मैंने वो भी नहीं सुना, उन्होंने विसिल मारी और मैं कूद गया वहीं से। तो अब मैं जाके जब अपनी शेड में जाके बैठा तो मेरे दोस्त लोग देख रहे होंगे वहाँ से, तो उन्होंने बोला भाई क्या रहा था वहाँ पे। तो जब मैंने खुद मुड़ के देखा पीछे तो मेरे को भी रियलाइज़ हुआ यार बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एक मिस्टेक से तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा जज कर लिया जाएगा कि दिस वाज माय बिग मिस्टेक। तो इसकी वजह से तो भाई मैं रिकमेंड हो ही नहीं सकता, रेकमेंड नहीं हो सकता। तो लकीली आई गॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। एंड फिर मेरे मेडिकल भी चले अच्छा खास। SSB में तूने कितने बैट करे, कितने SRT करे? हाँ दैट वाज, वो वाला जो SSB था वो फिर भी ठीक था। वैट एंड SRTs के मामले वो मैं सेकंड वाले का बताता हूँ। तो अभी इस वाले SSB में बस इतना ही था लेने के लिए कि कोई एक छोटी मिस्टेक्स, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी खैर वो तो, लेकिन उससे भी अगर ये नहीं है कि वही चीज़ तुम्हें जज कर लेगी पर्टिकुलरली SSB, क्योंकि हॉलिस्टिक नेचर होता है SSB का, तुम्हें जज करने का तरीका। हर चीज़ पे तुम्हें देखा जाएगा फ्रॉम योर साइट टू योर GTO टू योर इंटरव्यू। जस्ट बिकॉज तुमने कोई एक टास्क खराब करा डजंट मीन कि पूरा SSB खराब हो चुका है, क्योंकि 5 दिन का प्रोसेस है। वो 5 दिन यही तो देख रहे हैं ना कि ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। मेरा मेडिकल हुआ, उसके बाद मेडिकल लास्ट 3 लोग, 3 पीपल। और वो बाकी दो तेरे ग्रुप से थे? नहीं सर, 2 मतलब हम तीनों अलग अलग ग्रुप के थे। भाई इस वाले SSB में जो इसमें तो रेकमेंड हुआ, व्हाट डू यू थिंक व्हिच वर्कड इन योर फेवर, क्या था? So can I tell it later? ओके। So मेरा मेडिकल चला फॉर 21 days और अब मैं पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ तो मैं तो बहुत खुश, मैंने तो सर को भी बहुत खुशी बताया, मैं सर हो गया रिकमेंड। एंड फिर सर वाज आल्सो रियली हैप्पी सिंस आई वाज हिज फर्स्ट आर्मी रिकमेंडेशन। तो मैं काफ़ी खुश था उस टाइम पे एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यार बहुत सही प्रोसेस है, तो क्या ही करना है। मैंने तो कभी एग्जाम भी नहीं दिया, डायरेक्ट गया, स्क्रीन हो गया, रिकमेंड हो गया, मेडिकली फिट हो गया, कुछ दिन बाद मेरिट आ जाएगी। बट माइंड यू दैट वाज द अप्रैल कोर्स, SSC टेक का वो अप्रैल वाला कोर्स था एंड आई वाज स्टिल इन माय फाइनल ईयर बीटेक में। मतलब मेरी डिग्री ऑलरेडी मई में आने वाली थी, मेरे एग्जाम ही मई में ख़त्म होने वाले थे। ये बात का मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो एंड नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि यू हैव टू सबमिट योर प्रूफ ऑफ पासिंग और योर फाइनल एग्जाम शुड बी ओवर बाय 1 अप्रैल 2021। ये बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। आई वाज लाइक कि फाइनल ईयर वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन तब तक मेरी टाइम नहीं थी, सो आई वाज चिल्ड आउट। उसके बाद फिर मैंने 2 अटेम्प्ट और दिए। सेकंड अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट हो गया FCAT में, कोई मलाल नहीं, कोई बात नहीं, हो गए। मैंने कुछ टेक अवे नहीं लिया उससे, सही बताऊँ तो लेना चाहिए था बट नहीं लिया बिल्कुल भी। अगले में मैं गया, मैं हो गया कॉन्फ्रेंस आउट। ये कौन सी थी? SSC नेवी की SSC थर्ड अटेम्प्ट रिकमेंडेशन स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट। मैं फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। मैं कहा यार फ्लूक तो नहीं लग गया फर्स्ट टाइम में, लाइक हो सकता है, पता नहीं, शायद मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब ऐसा लग गया होगा कि ठीक है यार, ठीक सही कैंडिडेट तो क्या पता रिकमेंड हो गया हो। मुझे ऐसे ही लगा जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया वहाँ से। लकीली फिर मेरी जो 4th SSB आई वो भी SSC नेवल कंस्ट्रक्टर की थी, शॉर्ट सर्विस ही ओनली। वो फिर से मेरी बैंगलोर आई, इस बार 12 SSB बैंगलोर में। फर्स्ट थी 24 SSB में, इस बार 12 SSB बैंगलोर में आई।
तो मेरे पास एक पॉजिटिव नोट लेके मैं जा रहा था कि अच्छा चलो बैंगलोर जा रहा हूँ दोबारा से, क्या पता, क्या पता। हाँ, मैंने सर से जाने से पहले एक इनपुट लिया था, मैंने कहा सर वो बता दो यार, स्क्रीनिंग में तो बहुत भसड़ मचने वाली है, क्योंकि पता है रिपीटर लोग जब आते हैं तो कैसे चढ़कर बोलते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी हो गए काफ़ी सारे रिपीटर यहाँ पे, तो आप लोग की जीडी तो मेरे को बाहर तक आवाज़ आ रही थी, तो अच्छा खासा वही वाला माहौल रहता वहाँ पर। तो मेरे को यही डर था यार जीडी के टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फ्रेशर वाला दिमाग लेके जा रहा हूँ वहाँ पे तो नहीं हो पाऊंगा। पर लकीली वहाँ पे मैं स्क्रीन इन हो गया बैंगलोर में फिर से मेरा प्रोसेस जब चल रहा था। अब सेकेंड डे जब साइक का टेस्ट आया, मैं बहुत लाइट हेडेड था, मैं बस मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव नोट था, ठीक है बैंगलोर में हूँ मैं। पता नहीं क्यों था, ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम सेम जगह जा रहे हो तो अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों था वो। मैं गया बैंगलोर, अब जब साइक टेस्ट की बारी आई तो टैट तो ठीक गया मेरा, उसके बाद वैट भी ओके, आई से 56 वर्ड्स मैंने अटेम्प्ट करे। जब मैं एसआरटी करने बैठा, एसआरटी में मेरे को था कि रफ एस्टिमेट था एटलीस्ट 45 तो करनी है, वो मैं अपने दिमाग में लेके चलता हूँ अपनी स्पीड को। जब मैं एसआरटी करने बैठा, मैं शायद 26 पे था, और तब उन्होंने बोला ओके टाइम अप। तो मैं घबरा गया एकदम से, मैंने कहा यार ये तो 26 ही हुई है, ये तो बहुत कम रह गई, शिट, वो एकदम वर्ड ही आया शिट जो वाला टाइम अप। तो फिर डोजियर ले लिया उन लोगों ने वापस एसडी के बाद। मैं काफ़ी फेडअप सा हो गया, बाहर निकला, मैंने कहा बहुत बुरा हो यार, इस बार तो लग ही नहीं रहा कि हो जाएगा। एंड देन तुरंत बाद उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला लिया, सिंस माई चेस्ट नंबर वॉज 2। इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं गया, इंटरव्यू खास इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू जो लंबे चलते हैं उनके चांसेस अच्छे रहते हैं, इट शुड लास्ट फॉर अराउंड 50 मिनट्स टू 1 आवर। मेरा इंटरव्यू चला 25 मिनट्स, दैट्स इट। एंड 25 मिनट्स में वो कैसे चला, आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। वो ऐसे चला कि सिंस नेवी का इंटरव्यू था वो, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे नेवी रिलेटेड ही। उन्होंने मुझसे पूछा कि हर्षित टेल मी सम ऑफ द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स दैट आर देयर ऑन द शिप। काफ़ी सारे होते हैं, प्रोपेलर, इंजन, शाफ्ट। मेरे दिमाग में एक नहीं आया। मैं सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। कह रहा अरे मैकेनिकल स्टूडेंट हो यार, एक तो बताओ। मैंने बोला सर अरेस्टर्स होते हैं, जो वो होता है अपना शिप एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पर अरेस्टर्स होते हैं। कह रहा है हर्षित इंडिया के पास बस एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके अलावा बहुत सारी शिप्स हैं, तो उनमें क्या क्या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके नाम बताओ। मैं आई डोंट नो सर। तो कह रहे यू डोंट नो, ऐसे कैसे? सर रियली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। उन्होंने फिर बड़े गुस्से में मेरा डोजियर उठाया, उनके पास रहती शायद एक कॉपी, उन्होंने ऐसे पलटा, ओके आई विल आस्क यू समथिंग फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स। उन्होंने मुझसे एयर कंडीशनिंग का प्रिंसिपल पूछा, पढ़ के तो गया नहीं था अपना सब्जेक्ट नहीं पता सर। देन ही आस्क्ड मी, अच्छा सिंस आई वाज गोइंग फॉर नेवल कंस्ट्रक्टर एंट्री, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया में कितने शिप यार्ड्स हैं वो बताओ। मैंने बोला सर, मैंने रफ गैस लिया, मैंने कहा आई थिंक देयर आर 16 सर। कह रहे 60? मैंने कहा नहीं सर 16। कहता नाम बताओ कहाँ कहाँ पर है। पता नहीं सर। कह रहा चलो ये बता दो एग्जैक्टली लोकेशन तो बता दो कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला 5 लोकेशन बता दो। मैंने उनको गिनानी चालू करी। मैंने कहा सर कोचिन, मुंबई, केरला। कह रहा इडियट, कोचिन इज इन केरला ओनली। मैं कह रहे यार ये तो ज़्यादा ही ब्लंडर हो गया यहाँ पे। मैंने 2 और बता दी, कोलकाता वाइजैक करके। कह रहा अच्छा। कह रहा चलो बताओ एटलीस्ट एक शिप का नाम बताओ जो इंडिया में बनी हो। और मैंने वो इकलौती शिप का नाम बताया जो इंडिया में नहीं बनी थी। मैंने बोला INS राजपूत। ऐसे देख रहे हो मेरे को, बड़ा गुस्से में आ गए। और भी बहुत सारे ब्लंडर्स करे मैंने उसमें। लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा एकदम भगाने से पहले, भगाना ही था वो उनका एक तरह से। उन्होंने मुझसे बोला ओके हर्षित टेल मी 2 ऑफ योर वीकनेसेस। तो एक तो मैंने बता दी, उनको याद नहीं आ रही क्या बताई थी। सेकंड मैंने उनको बताई, सेकंड में क्योंकि रट के गया होता, मतलब ये वाली जरूर बता दिया। मैंने बोला सर आई थिंक आई एम अ बिट एम्पैथेटिक। बोला एम्पैथेटिक? यस सर। कह रहे क्या मतलब होता है उसका? मैंने बोला सर सद्भावना होना। हिंदी में बताया मैंने कहा सर सद्भावना होना। कह रहे सद्भावना होना? मैंने कहा यस सर। कह रहा तो सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? मैंने बोला सर पता नहीं। कह रहा इडियट डोंट जस्ट कम हियर, कहीं से भी रट के आ जाते हो और हमें आके कुछ भी बोल देते हो। कह रहा गो। मैं बड़ा दुख में बाहर निकला और मैंने बाहर आके देखा 25 मिनट हुए। मैंने कहा अरे यार साइक खराब चली गई, इंटरव्यू खराब चला गया, अब तो घर जाना है। लकीली उसमें भी रिकमेंड हो गया तो उसमें रिकमेंड हुआ मैं। एंड माइंड यू दिस वाज जस्ट 2 months आफ्टर माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। तो मैं हॉस्पिटल में फिर से मेरा सेम हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल होता और सेम डॉक्टर्स नहीं करना था। लेकिन इस बार जब मैं अपना मेडिकल करा रहा था तो मुझे एक टेम्परेरी रिजेक्शन मिला फॉर माई DNS।
डिविएटेड नेजोसेप्टम, मतलब नाक थोड़ी सी अंदर से टेढ़ी। सेम डॉक्टर ने चेक करा था माइंड यू 2 महीने बाद ही, और फिर मुझे इसमें अनफिट मिल रहा था। तो मैं थोड़ा सा खुद भी शॉक, मैंने कहा यार इस बार कैसे अनफिट दे रहे हैं लोग। मे बी शायद उन्होंने फर्स्ट टाइम ठीक से चेक नहीं कराया, इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चेक कर लिया, बट उन्होंने अनफिट दे दिया मुझे। दिस वॉज 27th of May 2021 when I got when my conference was done for my medical। मैं घर आया अपने, खुशी था, मैंने कहा पता था एक तो आर्मी का रिकमेंडेशन है, ये भी सर्जरी करा के हो जाऊंगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर आया अपने एंड 4th of June वॉज माई TGC एंट्री। मैं उसमें भी गया चांस लेने के लिए, मैंने कहा अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है, एक बार और होकर आते हैं। तो TGC में गया, मैं फिर से स्क्रीन आउट हो गया। लाइक वो देख रहे हो, रिकमेंड का फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, फिर स्क्रीन आउट। तो हाँ स्क्रीन आउट हो गया मैं, एंड थैंकफुली मैं स्क्रीन आउट हो गया वहाँ पे, क्योंकि मैं घर आया हूँ अपने। एंड द वेरी नेक्स्ट डे माई फादर एक्चुअली कोलैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ मी। व्हेन वी टुक हिम टू हॉस्पिटल, वहाँ पे पता चला ही वॉज डायग्नोस्ड विद stage 2 ब्रेन ट्यूमर। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग, क्या मतलब बैठ गया मैं तो यार, ये लाइक ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती नहीं है यूजुअली। मैंने तो मतलब ऐसा टिपिकल एक बात बताता हूँ, लाइक मिडिल क्लास फैमिली वालों को ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलती, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, किसी को कैंसर हो गया या किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, बट सिंस ही वॉज डायग्नोस्ड विद इट तो। एंड हाँ, ये मेरा 42 days का वो TR वाला पीरियड चल रहा था, जब व्हेन आई हैव टू गो फॉर अपील ऑल्सो, अपनी सर्जरी कराने के बाद। तो अब लाइक पापा बीमार थे घर पे, मुझे उनकी देखभाल भी करनी थी, एंड कोविड की वेव भी चल रही थी, तो हॉस्पिटल्स में जगह भी नहीं थी। तो एडमिट कराया पापा को, सर्जरी वॉज डन सक्सेसफुली, थैंक गॉड। फिर घर लेकर आया उनको, तो लाइक महीना लग गया ऑलमोस्ट, उसके अंदर 30 to 40 days लग गए। अब मुझे पता था अपनी अपील के लिए तो जाना ही पड़ेगा, लाइक छोड़ूंगा तो है नहीं। तो मैं गया अपील में, तो वहाँ पे तो उन्होंने मुझे अनफिट डिक्लेयर कर दिया। मैं कहा, कोई बात नहीं चलो, DNS के लिए क्योंकि मैं सर्जरी करा के नहीं गया था। सर्जरी वॉज द ओनली ऑप्शन, कि वो 40 days के अंदर सर्जरी करा के रिकवरी टेक्स हार्डली 2 weeks, बस उससे ज़्यादा नहीं। मेरे पास वो भी टाइम नहीं था, क्योंकि लाइक व्हेन यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर फैमिली, तब तो उस टाइम पे आता नहीं है दिमाग में कुछ कि ठीक है कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो होती रहेगी। लेकिन मेरे पास एक माइंड में बैकअप था ना, कोई बात नहीं, इधर अनफिट हो रहा हूँ, आर्मी है अभी भी मेरे पास एक रिकमेंडेशन, उधर जाऊँगा। और फिट था ये मेडिकली? हाँ, आर्मी के लिए मैं फिट था प्रॉपरली। तो मैं अनफिट हुआ वहाँ पे अपील्स में, मैं घर आया। जिस दिन मैं अनफिट हुआ अपील के लिए, द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट अ लेटर फ्रॉम DG रिक्रूटिंग, आर्मी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। मुझे लेटर आया, उनके लेटर में लिखा हुआ था, हर्षित, सिंस योर फाइनल एग्जाम्स आर हेल्ड आफ्टर द मंथ ऑफ May and the notification clearly stated that your final year exam should be over by 1st of April 2021, hence your candidature has been cancelled। और भाई मैं तो ये क्या हो गया उस टाइम तो थोड़ी सी एंजाइटी भी हो गई। मैंने कहा अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा ब्लंडर हो गया कि लाइक इधर मैं मेडिकल अनफिट हुआ, उधर आर्मी से निकाल दिया, घर पे पापा बीमार हैं, क्या करूँ। अब लाइक मैंने इनिशियली मम्मी या बहन को भी नहीं बताई बात है। आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। मैंने सर को फ़ोन करा, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया। तो सर के लिए भी थोड़ा अनबिलीवेबल सा था। यू ऑलवेज कांट एक्सपेक्ट कि हर चीज़ तुम्हारे फेवर में ही जाएगी। लाइक किस मोड पर आके कितनी बुरी चीज़ हो सकती है वो तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बुरी तो नहीं मैं बोलूँगा, ये मेरे लिए लाइफ लेसन्स ही थे बहुत मेजर वाले। वो लाइफ लेसन्स क्यों थे ये तो लाइक अभी 6 महीने बाद और पता चलेगा मुझे, क्योंकि लाइक 6 महीने बाद जो मैं अब बता रहा हूँ उस पीरियड में, क्योंकि लाइक उसके बाद फिर जब मैं अनफिट हो गया एंड मेरा वो भी कैंसिल हो गया, मुझे ये था कोई बात नहीं, SSBs तो हैं मेरे पास अभी बहुत सारी, मेरे रिटर्न्स क्लियर होने लगे थे तब तक, मेरा CDS का भी रिटर्न क्लियर हो गए थे, मेरे FCAT के भी रिटर्न क्लियर हो गए थे। तो एक पॉजिटिव नोट पे था मैंने कहा कोई बात नहीं, इवन इफ माई फैमिली कंडीशन इज़ नॉट दैट गुड, मैं फिर भी ट्राई करूँगा हर चीज़ को लेके। एंड मैं अपने आप को उस टाइम पे लकी समझता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को पॉजिटिव नोट पे इसलिए लेता हूँ क्योंकि आई फील दैट अगर मैं उस टाइम पे फिट भी हो जाता और लाइक या मैं उधर सेलेक्ट भी हो जाता एंड अकेडमी चला जाता, तो हु वुड हैव बीन देयर टू टेक केयर ऑफ माई फादर। तो मैं उस चीज़ को एज अ पॉजिटिव नोट पे लेता हूँ कि कोई बात नहीं गया, अच्छा ही हुआ नहीं गया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने दिए 6 अटेम्प्ट्स आफ्टर माई सेकेंड रिकमेंडेशन, सॉरी आफ्टर माई TGC एंट्री जिसमें मैं स्क्रीन आउट हुआ था। मैंने उसके बाद 6 अटेम्प्ट्स और दिए। पहला मैंने दिया CDS का नेवी वाला कॉन्फ्रेंस आउट, उसके बाद मैंने दिया SSC नेवी का बैंगलोर में, वहाँ से भी कॉन्फ्रेंस आउट। उसके बाद मैंने दिया SSC टेक 58 कपूरथला से, मैं वहाँ से भी कॉन्फ्रेंस आउट।
उसके बाद मैंने दिया भोपाल में TGC 135 के लिए, वहाँ से भी कॉन्फ्रेंस आउट। उसके बाद मैंने फिर से भोपाल में दिया SSC टेक अगेन फॉर नेवी, वहाँ से भी कॉन्फ्रेंस आउट। ये सारी कॉन्फ्रेंस आउट जब तक मैंने झेल ली भोपाल, कितने हो गई थी इसके लिए? 6 हो गई थी सर। 6 after that that was my 5th attempt when I got screened out for TGC। हाँ। उसके बाद अब मैं 12th attempt में जाके अब रिकमेंड हुआ। तो जस्ट हेयर मी आउट वंस, क्योंकि जब तक भोपाल तक आते मैं लगातार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था ना। एंड कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो रहा था? मैं मेरे पास SSBs तो थे बहुत सारे देने के लिए, बस मेरे पास बीच का जो टाइम था ना इंट्रोस्पेक्ट करने का, मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आई वाज लाइक SSB आ रही है, भाग के पकड़ के रिकमेंड हो जाऊंगा, अभी रिकमेंड होता हूँ अगली वाली में। ऐसा नहीं है। तुम जब तक सोचोगे नहीं तुम्हारे में क्या गलती आ रही है, यू वोंट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक है, तो समझ में भी नहीं आने वाला। मैं तो ये था कि हर 20 दिन बाद एक SSB मिलने वाली है, उसमें जाके देख लूँगा क्या होगा ठीक। मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था, कॉन्फिडेंस क्या ओवर कॉन्फिडेंस में था कि अरे हो जाऊंगा यार, कि रेकमेंड तो हो ही रखा हूँ पहले भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है, कि हो जाऊंगा रेकमेंड। पूरा ये थॉट प्रोसेस था मेरे उस टाइम पे दिमाग में। एक तो क्योंकि फैमिली में जब इतना सब कुछ तुम देख लो एक टाइम पे, तो थोड़ा तुम्हारा दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि फैमिली वाले पूछने लगते हैं यार। तब तो मैंने पापा को बताया था ना, हिज हेल्थ कंडीशन वॉज नॉट राइट। तो जब उन्होंने पूछना चालू करा सामने से कि क्या हुआ, तू गया नहीं अभी तक, क्योंकि उनको उनके सेंसेस वापस आने में काफ़ी टाइम लगा था। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो गया नहीं अभी तक, सो आई जस्ट सेड कि पापा इस बार लाइक सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हो जाएगा अगली बार, कोई बात नहीं। तो अभी तक भी वो भी होप्स लगा के बैठे थे जब तक मैं भोपाल तक भी गया था, लेकिन वहाँ भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। भोपाल आने के बाद मैंने सोचा यार अब हो गया यार, 10 अटेम्प्ट हो गए थे मेरे पूरे। मैं कहा अब हो गया यार, अब नहीं दे रहा मैं तो। लेकिन हाँ, मेरे 2 रिटन क्लियर एग्जाम थे, तो मुझे पता था उनकी अगर SSB है तो मैं शायद चला जाऊँगा, लेकिन अब डायरेक्ट एंट्रीज नहीं दे रहा, मेरा हो चुका, मैं भर गया उन सबसे। अब लेकिन फिर से लालच तो है ही मन में। एक हफ्ते बाद मेरी FCAT की एंट्री आ गई दोबारा से, मैं फिर देने पहुंच गया वाराणसी। फिर से बिना टाइम लिए फिर से मैं पहुंच गया वाराणसी जनवरी में। जनवरी 4 को थी मेरी इस ईयर में, जनवरी 4, 2022 मैं SSB फिर देने पहुंच गया। मैं फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। अबे यार कुछ ज़्यादा ही हो गया अब लाइक जो मुझे याद है, मैं भोपाल में था, तो वन ऑफ माई SSS टोल्ड मी इंटरव्यू के टाइम पे कि हर्षित यू आर अ गुड कैंडिडेट, यू हैव बीन रिकमेंडेड ट्वाइस एंड तुम्हारा मतलब एकेडमिक्स भी ठीक ठाक ही हैं, सो कभी सोच के देखा तुमने वेयर आर यू लैगिंग? मैंने बोला यस सर। कह रहे मुझे तो दिख नहीं रहा, हर महीने तो SSB चले जा रहा तुम। तो you were lucky you did it। एग्जैक्टली सर, You were मतलब very lucky। कौन सा बोर्ड का ये? 33 SSB 33 भोपाल। भोपाल। और ये कौन कर रहा था? इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे सर, बोर्ड प्रेसिडेंट था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट। वेरी लकी दैट आई वाज वेरी लकी कि मुझे उनकी ये बात सुनने को मिल गई। लेकिन एक हफ्ते बाद मैं FCAT के लिए गया था, वो मेरी मिस्टेक है, क्योंकि वो थी रिटर्न एंट्री थी, मुझे छोड़नी नहीं है रिटर्न वाली एंट्री। मैं ये मन में बना लिया कि डायरेक्ट एंट्री से जाऊंगा, एटलीस्ट रिटर्न एंट्री चला जाऊंगा और थोड़ा टाइम लेके जाऊंगा। तो टाइम लेके जाऊंगा, तो मेरे मन में ये था कि जो उन्होंने बोला क्या, मैंने तेरी बात हाँ, द SSA टोल्ड मी कि हर्षित यू आर कांट यू सी दैट यू हैव बीन जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन SSB टू अदर, तुम टाइम ही नहीं ले रहे हो बिल्कुल भी, तुम्हें पता है तुम रिकमेंड हो रखे हो पहले से, तो लाइक सी ना वेयर आर यू लैगिंग। उन्होंने मुझसे एक रैपिड फायर पूछा था, सिर्फ 5 क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन में मैं सिर्फ उनको 3 क्वेश्चन आंसर कर पाया था। सो ही सेड मी कि मैंने स्पेसिफिकली तुमसे 5 क्वेश्चन इसीलिए पूछे थे क्योंकि आई वांटेड टू सी, इतनी बार का कोई रिपीटर अगर आता है उसको ये क्वेश्चंस रट जाते हैं एक्चुअली, लेकिन तुम्हें लाइक तुम ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बातों पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यू आर लाइक यू हैव सम प्री कंसीव्ड आंसर्स और प्री कंसीव्ड नोशंस, उसके चक्कर में तुम ध्यान नहीं दे रहे हो बातों पे, एग्जैक्टली आंसर नहीं कर रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ उस चीज़ का। मैंने बोला राइटली सर, क्योंकि अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई उस SSB में आके, जो मैं पिछली 5 कॉन्फ्रेंस आउट देखी है मैंने, मेरे आंसर की फ्रेमिंग ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एवरी टाइम मुझसे ये चीज़ पूछी जा रही थी कि हर्षित यू हैव बीन रिकमेंडेड ट्वाइस, सो क्या गलती हो गई तुम्हारे एंड से या फिर किसी और के एंड से कि तुम एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए। एंड मेरा सिंपल सा उनको आंसर होता था, जो कि दैट्स नॉट सो सिंपल। मैं उनको फर्स्ट का तो ये बताता सर आई डिडंट हैव माई डिग्री ऑन टाइम, दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट एबल टू जॉइन इट। एंड फॉर सेकंड मैं उनको ये रीज़न देता था, सिंस माई फादर वॉज इल सो आई कुडंट गो फॉर माई ओन सर्जरी। तो बहुत कैजुअल एटीट्यूड लगेगा अगर मैं किसी को भी ये बात बताऊंगा कि अरे यार घर में पापा बीमार थे तो इसने अपना एक पूरा का पूरा लाइक क्या बोलो सरकारी जॉब पाने का चांस खो दिया, 2 हफ्ते की टाइम था सर्जरी रिकवरी का, चला जाता आराम से। तो मैं उनको ये आंसर्स दे रहा था वहाँ पे आके। मैं अगर सच भी बता रहा हूँ किसी को, लेकिन मैं अगर ठीक से सच नहीं बता रहा हूँ तो लाइक उसको तो लगेगा ना कि बहाने मार रहा है। ओके, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल।
हम लोग जब स्कूल्स में होते हैं, स्कूल में बहुत कॉमन बहाना होता है किसी भी टीचर को मारने का कि लाइक मैम पेट दर्द था तो कल स्कूल आया नहीं मैं, सॉरी। तो लाइक टीचर को पता है बहाना ही मार रहा है बच्चा। लेकिन अगर तुम टीचर को अगर स्पेसिफिकली अगर ऐसे आके बताओगे मैम कल मैं बाहर खाना खाने गया था, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, सुबह से उल्टियाँ लगी हुई है, मुझे मोशंस जा रहे हैं, टीचर को बात थोड़ी जेन्युइन लगेगी ना, क्योंकि मैं टू द पॉइंट एक एक चीज़ उनको बता रहा हूँ विद टाइमलाइन कि ऐसा ऐसा हुआ था एग्जैक्टली इस वजह से मैं नहीं आ पाया स्कूल। यही बात मैं उनको नहीं बता पा रहा था, मैं बता रहा था उनको सच ही, बट मेरे हिसाब से तो लाइक उन्हें सच लग नहीं रही थी, वो उनको लग रहा था बहाने मार रहा हूँ मैं वहाँ पे आके। एंड वो मुझको लगा भी कि लाइक मेरी आंसर्स की फ्रेमिंग जो है वो ठीक नहीं हो पा रही, कुछ गलत नहीं कर रहा था मैं। एंड लाइक हाँ एक चीज़ और लगी थी मुझे कि लाइक मैं साइक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे, जो कि मुझे मेरे एंड से लग रहा था, मुझे पता नहीं एसेसर अपने एंड से क्या सोच रहे हैं, मुझे लगा कि मेरे एंड से दिक्कत क्यों आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रहा था अपनी SRTs को। एंड लाइक प्री कंसीव्ड आंसर्स की जब मैंने बात करी तो व्हेन यू आर अ रिपीटर फॉर 10 टाइम्स तो तुम्हारे दिमाग में कुछ परफेक्ट आंसर्स फ्रेम होने लगते हैं, ये टाइप की SRT है तो इसका ये आंसर होगा लाइक या। आई जस्ट इंटरप्ट, जो जर्नी इसने अपने 2 रिकमेंडेशन में करी थी वेयर ही वाज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, जब भी अपने आंसर्स ढूंढता था, वो जर्नी इसने 6 अटेम्प्ट की कॉन्फ्रेंस राउंड में बंद कर दी, ठीक है। एंड ही वाज लकी दैट इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम यू हैव टू गो बैक टू द जर्नी फ्रॉम व्हिच यू वर रिकमेंडेड। इसके जो जिससे जैसे ये हुआ था जब ये अपने पे काम कर रहा था वो बंद हो गया था, एग्जैक्टली। तो जो वो बीच का 6 महीने का टाइम था ना, मैं क्योंकि मैं बोला डेस्पिरेशन आ गई थी मेरे अंदर, रेकमेंड होना इस बार, तो हर बार जाके कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था मैं। तो FCAT तक यही चला। एंड लाइक अब FCAT के बाद मेरे पास थे 3 महीने फॉर माई CDS। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अप्रैल एंड या मई में आई, लेकिन वो मार्च में आ गई थी मेरी SSB। बीच में मेरी 2 अटेम्प्ट और थे SSC टेक और कोस्ट गार्ड के, मैं उनमें गया नहीं। पहली बार मैंने कोई SSB छोड़ी थी, मैंने कहा चलो इस बार छोड़ देते क्योंकि इस बार नहीं जा रहा मैं। तो इस बार मैं गया अपनी CDS एंट्री के लिए। एंड थिंग वॉज पहले तो वहाँ पे एक मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, मैंने कहा यार इस बार जा रहा हूँ ना तो पहले तो अपने आंसर्स की फ्रेमिंग ठीक करनी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये प्री कंसीव्ड आंसर्स मेरे दिमाग में आने लगे, वो 2 महीने बैठ के मैंने बस यही सोचा। मैंने कुछ ऐसा नहीं करा कि मैंने एकदम स्क्रैच से चालू करा फिर से दोबारा से। स्क्रैच से इसलिए चालू करने का मतलब नहीं था क्योंकि लाइक जो बेस था मेरा वो बना हुआ है, मैं क्या आगे गलती कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बात एक रिपीटर कैंडिडेट ही समझ सकता है कि एग्जैक्टली क्या गलती आ रही है उसके बाद के अटेम्प्ट्स में। अगर वो स्पेसिफिकली पहले रिकमेंड है तो मैं ये नहीं बोलूँगा जो तुमने रिकमेंडेशन में करा था अपनी पहली वाले में वो एग्जैक्टली करोगे तो हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं है। सीखना ही पड़ेगा, हर SSB बहुत ही न्यू प्रोसेस होता है, प्रॉपरली डिफरेंट। और ऐसा भी नहीं है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं तो उनको अलग से प्रेफरेंस मिलेगी, वहाँ पे नहीं मिल रही थी मेरे को, तो नहीं मिली 6-7 बार से, देख ही रहा था मैं वहाँ पे। तो ये सारे जो भ्रम थे ना वो मेरे टूट गए वहाँ पे कि ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं होता, पहले रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिल रही है या फिर कुछ। इस बार मैं अपनी CDS वाली एंट्री के लिए गया, मैं बस इसलिए अपने आप को थोड़ा सा लकी मानता हूँ, मेरे रिटर्न निकल रहे थे तो मेरे को इस बात की चिंता नहीं हो रही थी कि ठीक है कि अटेम्प्ट्स मेरे ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड करते करते मेरे को 1 साल हो गया था ना ये SSB का प्रोसेस, मैंने Feb 2021 से चालू करी थी ना, अब ये मार्च आ गया था 2022। 1 साल तक बस लगा हुआ था कि भागता रहूँ, लेकिन जनवरी में आके मैंने वो चीज़ स्टॉप कर दी थी। दैट्स वाई आई टुक 3 months ऑफ टाइम कि थोड़ा सा रुक जाऊँ और फिर अगली SSB में जाऊँ। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे मैंने वो बताया कि लाइक बाहर निकलो, लोगों से बात करो। अगर तुम्हें अपने आप पे ऐसे डाउट सा क्रिएट हो रहा है कि लाइक यार एग्जैक्टली कहाँ मेरे अंदर गड़बड़ आ रही है, या यू आर नॉट एबल टू टेल अबाउट योर सेल्फ, जैसे वो होता है ना कि व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योर सेल्फ, अगर वो चीज़ें नहीं पता आ रही उसके लिए बात ही करनी पड़ेगी हर किसी से। पेरेंट्स से बात करो, दोस्तों से बात करो, बाहर निकलो। आधे टैट के आंसर तो मेरे ख्याल से बाहर तुम निकलोगे सड़क पे लोगों को देखोगे तो उसमें तुम्हें कुछ कॉमन स्टोरीज दिख जाएंगी कि क्या यूजुअली चल रहा है। कमिंग ऑन टू दी वाला CDS का SSB गया मैं इस बार, स्क्रीनिंग भी हो गया और इस बार भी मैंने SRT सिर्फ 2080 करी थी तो मेरे को उस बात का मलाल नहीं था। कोई बात नहीं, कम में भी हो सकता है, लेकिन बस आई नीड टू गिव अ क्वालिटी आंसर। मैं एग्जैक्टली कैसा हूँ वो ही मुझे वहाँ पे बताना है। एक एग्जांपल दूंगा बस मैं SRT का अपनी। एक SRT आई थी कि एक विंडो पे भीड़ लगी हुई है एंड लाइक पीपल आर फाइटिंग एंड यू आर गेटिंग लेट फॉर योर ट्रेन, सो व्हाट विल यू डू। तो मैं यूजुअली अगर पहली के SSB में क्या होता मैं परफेक्ट आंसर सोच के आता वहाँ पे कि मैं जाऊँगा, लड़ाई रोकूंगा, लोगों को बोलूँगा स्ट्रेट लाइन में खड़े हो। बट मैंने SRT में आंसर लिखा था, मैं विंडो के सबसे आगे गया, जो बंदा आगे खड़ा था मैंने उसको पैसे दिया और मैंने बोला भाई टिकट खरीद के दे दे क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। तो यूजुअल आंसर है वो, लाइक क्योंकि बहुत
प्रैक्टिकल वे में सोचो तो तुम यही करोगे अगर तुम लेट हो तो। अब तुम ये तो है नहीं यार, तुम्हारी ट्रेन निकलने वाली है, तुम वहाँ पे जाके पहले झगड़ा सॉल्व करोगे 10 लोगों का एंड फिर अपनी टिकट लोगे जाके। प्रैक्टिकल वे में अगर मैं सोच के देखूँ तो अगर मैं वहाँ पे होता, मैं ये नहीं बोलूँगा हर किसी के लिए भी ये एप्लीकेबल है ये चीज़, हर किसी की पर्सनैलिटी हर कोई कैसा है उसके लिए हर चीज़ अलग होती है। मेरे आंसर्स कॉपी करके अगर वहाँ लिख दोगे एंड लाइक बाकी आंसर तुम्हारे कुछ और रहेंगे, बहुत चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। मुझे ऐसा लगता था, मैंने वो चीज़ लिखी, मुझे सही भी लगी वो, तो मैंने 28 SRTs करी, बहुत टाइम ले लेके लिखा, कोई बात नहीं, इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया। मेरा इंटरव्यू, मेरे GTO सर एंड लाइक मेरी कॉन्फ्रेंस, तीनों में मुझसे कॉमन सवाल यही पूछे गए थे मेरी पहली 2 रिकमेंडेशंस के। एंड आई हैव टोल्ड यू कि आंसर्स की फ्रेमिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार मैंने उनको एक एक चीज़ डिटेल में बताई, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एंड लाइक स्पेसिफिकली जब सब उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने मेरे से फिर टाइमलाइन कंफर्म करी कि 27 में कहाँ थे, कब घर पे पहुँचे, पापा कब बीमार पड़े, तुम हॉस्पिटल कब गए सर्जरी का टाइम लेने के लिए, कब तुम्हारी सर्जरी हुई एग्जैक्टली, तो तुम्हें RMB का कॉल आया कि नहीं आया, सब बताया मैंने उनको। सब बताने के बाद आई फेल्ट थोड़ा सेटिस्फाइड लगा होगा उन लोगों को, मे बी इस वजह से। एंड देन फिर जब बाहर निकला मैं तो लाइक हम लोग 7 लोग रिकमेंड हुए थे, तो 7 लोग जब रिकमेंड हुए तो उसमें से जब एक मेरा नाम भी आ गया तो मैं एक्चुअली नीचे देख के खड़ा हुआ था, मैं देख नहीं रहा था ऊपर। अब तक तो सब ऐसा होता है ना कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब छोड़ो बहुत अटेम्प्ट्स हो गए। लेकिन जब उन्होंने चेस्ट नंबर कॉल आउट करा, मैं बाहर निकला, खड़ा हुआ, एंड बस दिन में बस एक सेटिस्फैक्शन आ रही थी, कुछ इमोशंस नहीं आए उस टाइम पे, बस एक सेटिस्फैक्शन आ रही थी कि ठीक है यार चलो वॉट एवर मैंने 2-3 महीने को मैं अपने आप पे टाइम देकर ये चीज़ अचीव करी है वो वर्थ इट रही इस बार। तो फाइनली, अरे हाँ सॉरी एक चीज़ और रह गई, इसके बाद जो अभी तक जर्नी कंप्लीट नहीं हुई एक्चुअली, इस बार के मेडिकल्स थे उसमें फिर से मुझे 3 TR मिल गए। मेरा फिर दिमाग खराब, मैंने कहा अरे यार अब रिजेक्ट नहीं होना मुझे, लाइक इतनी दूर आ गया, अब सीरियसली रिजेक्ट नहीं होना। अब जब मैं मेडिकल अपना अपील के लिए गया, मुझे 3 TR मिले थे। एक था मेरी प्लेटलेट्स कम थी, एक स्वेटी पाम्स के लिए एंड एक ट्रेमर्स के लिए। स्वेटी पाम्स एंड ट्रेमर्स बिकॉज जब डॉक्टर फाइनली मेडिसिन में चेक करता है तो वो पूरा बस हाइट, वेट, BP, ब्लड प्रेशर ये सब चेक करता है। तो जब मैं गया अंदर तो मुझे एक्चुअली लगने लगा डर क्यों, मेरे दिमाग में सारे पुराने सिनेरियोज आ गए थे। मैं क्या वहाँ मेडिकली अनफिट, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बाहर, इतनी सारी कॉन्फ्रेंस आउट, इतने लंबे टाइम के बाद मौका मिला एंड लाइक लास्ट पॉइंट पे आके कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा। उस चक्कर में मेरे वहाँ जाके हाथ भी ऐसे ऐसे काँप गए और मेरे हाथों में पसीना भी आने लग गया। तो लाइक देन वहाँ पे अनफिट मिला, बट थैंकफुली इस बार मेडिकल जब मैंने अपील के लिए डाला था यहाँ पे बेस में तो वो क्लियर हो गया। लकीली जिस दिन मेरा मेडिकल का रिजल्ट आया उसी दिन शाम को मेरिट लिस्ट भी आ गई, आई गॉट मेरिट इन एज वेल। तो बस इतना ही था जो एक 13-14 महीने की जर्नी थी, 13-14 की थी थोड़ी सी पहले से, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन पहले से चालू करी थी। सो आई स्टार्टेड ऑन November 2019 एंड आई एम जॉइनिंग IMA ऑन 8th July 2022। तो इतनी ही थी मेरी जर्नी सर के साथ SSB की होपफुली। और अरे एक बात सीक्रेट वाली बात है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मन नहीं भरा था CDS की SSB देने के बाद, तो मैं TGC भी देने गया था लेकिन एक बात और अच्छी बात है वहाँ पर, मैं फिर से स्क्रीन आउट हो गया वहाँ पे तो दैट वाज माय जर्नी फॉर SSB एंड लाइक बस यही था यार। सो इट वाज अ गुड वन। Very long and it's full of ups and downs. So when you finally cleared it, you are seeing your dream is just few days away. What is the feeling that you have right now? And like, is it of nervousness or excitement, or you are like afraid of joining something? Can you share? Yeah, okay. See, initially तो when I got recommended तो फर्स्ट जो थॉट आया था वो बहुत सटल थॉट था कि मैं बोला थोड़ा सा एक कामनेस सी मिली मेरे को, मैंने कहा चलो ओके हो गया इस बार। लेकिन अब व्हेन डेज आर कमिंग क्लोज तो बस एक हल्की सी एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा डर भी है, डर होना भी चाहिए क्योंकि अगर हाँ डर हल्का सा होना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर डरोगे नहीं तो फ्यूचर का नहीं सोचोगे तो अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे। अगर मुझे डर नहीं होता वो 1 साल के बीच में कि यार क्लियर नहीं हो रही और मैं छोड़ यार कॉर्पोरेट में है तो सही जॉब अब कर लेता है, तो डर भी हल्का सा होना चाहिए। डर मुझे इस चीज़ का है कि एक्साइटमेंट के साथ वाला कि एकेडमी जाके अब लाइक क्या नया देखने को मिलेगा, लाइक कैसी मेरी ट्रेनिंग रहेगी, बस उस चीज़ का। बाकी तो आई एम जस्ट हैप्पी कि ओके यार हो गया चलो थैंक्स। सर जब इतने सारे फेलियर्स थे और हार्डशिप्स थी तो आप अपने आप को गोल ओरिएंटेड कैसे रखते हो? मतलब कभी कभी कैसा रहता है नहीं करना यार, नहीं हो रहा। वो होता है वो लाइक वो चीज़ तो लाइक जब मैं रिटर्न्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था वो तब भी आ रही थी चीज़। लॉन्ग आवर्स के लिए बैठा नहीं जाता था एंड लाइक
कि चल यार एक एपिसोड देख लेते हैं किसी चीज़ का, फिर वो एक एपिसोड का पूरा सीज़न हो जाता था वो कब तक ख़त्म ऐसे करते हुए। तो वही है यार, थोड़ा सा बस क्या होता है वो 21-19 डेज़ का रूल, लाइक रूटीन हैबिट, हाँ हैबिट बनानी पड़ती है। तो लाइक वो हैबिट ही धीरे धीरे से चालू करके थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी उस चीज़ को, क्योंकि लाइक व्हेन आई वाज आस्क्ड दिस टाइम आल्सो इन माय इंटरव्यू कि लाइक क्या गलती कर रहे हो तुम फ्रॉम योर पार्ट, जो तुमने अभी तक इंट्रोस्पेक्ट करा है 3 महीने जो तुम बोल रहे हो ना तुम टाइम लेकर आए हो, तो क्या इंट्रोस्पेक्ट करा है तुमने। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू ट्रूथफुली कि लाइक आई बिकेम डेस्परेट टू गेट रिकमेंडेड, ठीक है। मैंने उनको ये बात बोली जो कि उनको भी दिख रहा होगा कि 6 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है, वो भी हर महीने, ये भी नहीं ब्रेक लेकर, हर महीने कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है। तो लाइक एंड यही बोला मैंने उनको कि सर दिस टाइम आई टुक अ बिट ऑफ टाइम, मैंने सोचा मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ अपनी, एंड लाइक टाइम देना भी ज़रूरी पड़ गया मेरे को, क्योंकि अगर मैं अपने आप को फोकस नहीं रखता उस टाइम पे और ख्यालों में भटक जाता है कि ठीक है नहीं हो रहा, तो लाइक चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती करनी। 2 महीने का मैंने बेशक टाइम ले तो लिया है, लेकिन अगर उसमें सोचूंगा नहीं कि क्या गलती कर रहा हूँ तो लाइक डिफिकल्टी आएगी। सर सिंस जो सीरियस पार्ट है, जो रिटन एग्जामिनेशन है और एसएसबी पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है, नॉलेज भी बिल्डअप करनी है, सॉलिड लिख के भी करना है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो हमारे इंटरेक्शंस होता है स्पेशली विद फ्रेंड्स, वो मेंटेन नहीं रह पाता और बहुत एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं सस्टेन करने के लिए। लेकिन एसडीडी में तो हमारा एक पार्ट ही होता है जहाँ हमें अपने फ्रेंड्स के ओपिनियन लिखने होते हैं, तो वो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स कर सी सकते हैं? लाइक यू आर टेलिंग ना कि मेंटेन नहीं रह पाता, तो वो फ्रेंड्स आपके जो बने वो अभी एक साल के पीरियड में या 1 महीने के पीरियड में थोड़ी ना बने, वो फ्रेंड्स आपके काफ़ी पहले से हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि बाहर जाओ किसी भी रैंडम बंदे से अपना ओपिनियन ले लो, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका आपसे ओपिनियन इसलिए मांगा है ना क्योंकि दे नो यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी प्रिपरेशन अभी चालू करी है तो आपका उनसे उस लेवल का कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड हो पा रहा है या सेम लेवल की बातचीत नहीं हो पा रही है, इस वजह से देयर ओपिनियंस माइट डिफर। लेकिन एटलीस्ट अगर आप उनसे बात कर रहे हो, उनसे अपने बारे में पूछो ना, कुछ क्वालिटीज़ तो ऐसी रहती हैं वो प्रिपरेशन के टाइम को लेके चेंज नहीं होगी। लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एग्जैक्टली, मतलब तुम्हें लाइक थोड़े एग्रेसिव हो या तुम्हारा थोड़ा सटल नेचर है, वो सामने वाले को पता ही होगा, इतने टाइम से तुम्हें जानता है, तुम्हारे फैमिली या तुम्हारे फ्रेंड्स। तो दैट्स द थिंग, थोड़ा सा लाइक बातचीत से निकल के गया बात, मतलब। लेकिन सर जैसे कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कट ऑफ हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें उतना टाइम नहीं दे पाते, और फिर आए हो तो पूछता ही है फ्रेंड्स के बारे में, तो वो जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप वो ही पूछेगा, तो फिर वंस यू आर इन द कोर्सेज हाउ विल यू मैनेज योर फ्रेंड्स, योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, तो उस वाले बारे। लाइक यार अगेन दैट्स द थिंग ना कि लाइक सारे ही फ्रेंड्स कट ऑफ हो जाए तो दैट थिंग ऑल्सो यू हैव टू मैनेज। एकदम ऐसे तो नहीं है सबके दरवाजे बंद करके किसी से बातचीत नहीं करना एंड फिर प्रिपेयर करना, दैट तो आपको भी देखना पड़ेगा ना। अगर मैं ये बोलूँ कि लाइक कोई बात नहीं सबसे कट ऑफ कर लो एंड फिर पढ़ाई चालू करो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू बी अ सोशल एनिमल, लोगों से बातचीत करके तभी थोड़ी पर्सनैलिटी भी वर्क होगा। बस यार प्लीज। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो हाँ, गए, हाँ। तो आपको क्या लगा आपकी मतलब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए, बोल्ड हुए? हाँ डेफिनेट। जैसे आप अभी भी बहुत फ्रीली बात कर रहे हो नॉर्मल, हाँ, हाँ। तो वो चीज़ आपके पास पहले से थी या रिकमेंडेशन के बाद इम्प्रूव होती? लाइक और यही चीज़ मैं आयो राउंड में फेस करूँगा, Okay. फेक ना बनूँगा। हाँ डेफिनेटली यार। सी सिंस माई स्कूलिंग डेज मैं लाइक काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग में था, मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेज पे परफॉर्म करना या फिर हाउ मेनी ऑफ यू नो यूथ पार्लियामेंट कुछ कंपटीशन में टाइप का होता है। हाँ तो लाइक आई हैव वन अ नेशनल अवार्ड ऑल्सो इन दैट इन पार्लियामेंट, मुझे वहाँ पे मिला था। तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग वगैरह काफ़ी सही थी पहले से, लाइक कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे बातचीत करना है। तो उस चीज़ की मुझे दिक्कत नहीं आ रही थी कि लाइक व्हेन आई फेस समवन, थोड़ा नर्वसनेस तो डेफिनेटली आती है। जब अभी मैं अंदर आया तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस था, ऐसा नहीं है कि लाइक मैं खुल के आया हूँ, तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो जेन्युइन है वो। लेकिन ये भी नहीं कि लाइक हाथ पैर कांपने लग जाना, थरथराना, दैट्स द डिफरेंट थिंग। एंड लाइक वर्क, उस चीज़ पे वर्क करने के तरीके तो मेरे ख्याल से सर नहीं बताए होंगे आप लोगों को, सॉलिड के एंड ऑल, कैसे बात करनी है, एक दूसरे से बातचीत करो, टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश, हिंदी में मतलब लाइक थोड़े वो लोगों को कन्वर्ट करने में दिक्कत आने, हिंदी टू इंग्लिश जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। तो लाइक टॉक टू पीपल, बात करने से ही इम्प्रूव होगा। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो नहीं होने वाला, वो बात करने से ही वो चीज़ काफ़ी इम्प्रूव होगी। लाइक टॉक टू हिम यार, अपने बगल वाले से बात करो खूब ज़्यादा। तो लाइक दैट्स द ओनली थिंग। So how you used to do your summer
एक मिनट ना, मतलब कुछ झूठ नहीं बोलना चाह रहा ना सच ही बताता हूँ लाइक हाँ ये भी सच है कि लाइक एक दो बार मैंने ज़रूर शीशे के सामने खुद को देख कर ऐसे करा होगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं करा मैंने, क्योंकि आई टोल्ड यू ना मेरे पास थोड़ा सा एडवांटेज था स्कूल डेज से, मैं मतलब पब्लिक स्पीकिंग में था तो उस वजह से हल्का सा एडवांटेज था, इतना ज़्यादा नहीं करा मैंने टू बी ऑनेस्ट। हाँ बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड हिम सबसे, तो मैं लोगों से बात ज़रूर करता था सामने से जाके, कि कोई भी लाइक कहीं से किसी रैंडमली मिला हूँ तो ऐसे नहीं कि ऑकवर्ड होके दूर चला गया या फिर बात नहीं करनी, एक साइलेंस मोमेंट आ गया, नहीं, खुद से जाके बात करो, तुम बात करोगे सामने वाला बात करेगा, तुम थोड़े और ओपन अप होगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होगा, दैट्स द थिंग। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछ रही है वो जो क्वेश्चन जिसमें तू अटक जाता था, हम्म। जिसके तू इंटरनली आंसर्स ढूंढ रहा था, ठीक है, वो तो तू किसी से बात करके नहीं आई, तो वो ये खुद पूछ के बारे में खुद के बारे में तो कैसे कर रहा था ये पूछ रहा था। खुद के बारे में तो यार देखो, फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें खुद के बारे में पता होगी कि तुम लाइक लोगों के साथ तुम्हारा कैसा नेचर है, ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये तुम्हारा लोगों के साथ कैसा नेचर है ये तुम्हें पता ही पता होगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे अंदर होती है, शायद तुम्हें पता भी हो सबकॉन्शियसली, लेकिन वो तभी बाहर निकल के आएगी जब तुम किसी से वो बात सुन लोगे, शायद 2-3 लोगों से। मुझे थोड़ी सी हेल्प बस इसलिए मिली थी क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से लिया था ओपिनियन अपने बारे में, कैंडिड ओपिनियन बोलूँ तो, ये स्पेसिफिकली नहीं कि मैं SSB के लिए जा रहा हूँ मेरे को मेरे बारे में बताओ, भाई जैसे वो बैठ जाते हैं ना लड़के लोग कि हाँ भाई बता यार तू मेरे बारे में बता, मैं कैसा हूँ, तेरे को कैसा लगता है, क्या भाई लड़की थोड़ी ना है, क्या बताऊँ मैं तेरे बारे में तो दैट्स द ओनली थिंग। एंड लाइक बात रही मेरे छोटे छोटे आंसर्स की पता करने की, तो वो चीज़ विद माई जर्नी ही मुझे पता चली है। ऐसा नहीं है फर्स्ट SSB में बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट बन के गया था कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ विद जर्नी जो मैंने ये 8, 10, 12 SSB दी हैं उसमें ही मेरे को पता चली है धीरे धीरे। कोई भी अपने बारे में अगर 100% जान ले एक ही बार में, ये पॉसिबल भी नहीं है, वो धीरे धीरे ही सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। जब तुम फेलियर्स देखोगे, हार्डशिप्स देखोगे, कॉन्स्टेंट रिजेक्शंस देखोगे, इतनी सारी SSB चले जाओगे और एक टाइम पे तुम्हारा मन करेगा कि छोड़ यार अब तो कर ही नहीं रहे। So I got placed from my college. So I was working with, they called me, my joining was there, but at that time I suffered from malaria. So I shifted it for next month. And then I joined the training, but during the training time I realized that it was becoming difficult for me to study for CDS because in the November CDS was there and I joined it in the October. So study for CDS and then continue with that training because training used to be almost 10 hours long. So then I quit my job. Now I'm feeling difficulty like whether I should try for like new companies or should I continue studying because now like within 3-4 months maybe by the end of December I cannot apply as a fresher. So now I'm a bit confused like how to handle this and like that because I like See, if you can till now I'm not able to clear the exam. Like this is my second attempt which I Okay, see, if you are able to manage your time na, with your written examinations, it's not like ki, even I was in that job phase thing. So for 4-5 months, I was also struggling with this thing only, ki whether I should continue my job or should I leave it. I would say that I can say I was a bit lucky, because for 4-5 months, I wasn't able to concentrate on my training period also. I had that thing back of my mind कि for 3 months I'll be preparing for my SSB, so I was not concentrating on my job. Lucky enough I got recommended, that's why I'm leaving my job right now. But see, things won't be in your favor every time. Now for your SSB thing, if you get a chance to appear for any of the SSB, the only thing you have to remember to tell the IO, you have to justify your answer, why did you leave your job. If you are justifying him properly that I left my job for this particular reason, and then you are showing him the result that okay, you have left the job for good, and then you are showing him the result, definitely it would work in your favor, because there are not like always the candidate who's working, it's not like the things would work in his favor. Non-working candidates also, or those who are unemployed for more than a year or 2 years, they are also getting recommended. That's not the thing, like you, if you are unemployed, the things might not work in your favor. But even if you are unemployed, you have to justify it properly, your answers, like this was the reason and this is the thing, that's why I left my job, because I was not able to give time for my preparations, that's why I left it. So it's not a big thing. If you're pursuing your other dreams and you're working towards it, definitely things would work in your favor. I mean, that's the thing.
प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात होगी. So guys,